ब्रिक्स 2025। तो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इस बार ब्राजील में इसका आयोजन हो रहा है। ब्राजील में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 6 से 7 जुलाई तक ये सम्मेलन होगा। मुख्य एजेंडा है वैश्विक शासन में सुधार करना। मुख्य थीम है सतत और समावेशी शासन। भारत की तरफ से पीएम मोदी इसमें शामिल हो रहे हैं और दूसरी तरफ आपको बताएं कि पुतिन और जिनपिंग का सम्मेलन से किनारा हो गया है। 2026 में भारत करेगा ब्रिक्स की अध्यक्षता। ऐसे में 2025 में रियो डी जेनेरियो में प्रधानमंत्री का होना अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्राजील भारत को सौंपेगा ब्रिक्स की मेजबानी। यहीं पर मेजबानी दूसरे देश को सौंप दी जाती है जो आने वाले वक्त में इसे हेड करने वाला है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ब्रिक्स समिट का इस बार का एजेंडा क्या है। तो एजेंडा है वैश्विक शासन में सुधार, जैसा कि हमने आपको बताया, और इसके अलावा सुरक्षा और शांति बनाए रखना। इसी के साथ बहुपक्षवाद और एआई की मजबूती। एआई पूरी दुनिया इस पर काम कर रही है और ऐसे में ये तमाम जो देश है जो 40% आबादी रखते हैं इनमें भी यही एजेंडा है। पर्यावरण, COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य, इस मुद्दे पर भी यहाँ पर चर्चा होने वाली है। तो ये तमाम ऐसे एजेंडे हैं जो अब कहीं ना कहीं इस पूरे समिट में बातचीत का विषय रहने वाले हैं। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा का आज 90वां जन्मदिन है। दलाई लामा को शुभकामना देने के लिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और ललन सिंह धर्मशाला पहुंचे थे। समारोह में पेमा खांडू और अभिनेता रिचर्ड गेर भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने दुनिया भर के अपने अनुयायियों को एक भावुक संदेश दिया। उन्होंने खुद को एक साधारण बौद्ध भिक्षु बताया और करुणा, सौहार्द और आंतरिक शांति के महत्व पर जोर दिया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित समारोह में सैकड़ों अनुयायियों की मौजूदगी में दलाई लामा ने अपना जन्मदिन मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन की बधाई दी और उन्हें प्रेम, करुणा और धैर्य का प्रतीक बताया। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दलाई लामा का आज 90वां जन्मदिन है। धर्मशाला में समारोह और ऐसे में मंत्रियों ने बधाई दी है। आज दलाई लामा को शुभकामना देने के लिए केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं। समारोह में पेमा खांडू, अभिनेता रिचर्ड गेर तक सब मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। इस मौके पर उन्होंने दुनिया भर के अपने अनुयायियों को एक भावुक संदेश दिया है कि साधारण बौद्ध भिक्षु और खुद को एक करुणामय बताया। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि दलाई लामा से आखिर टेंशन में क्यों है चीन। जरा गौर से देखिए। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का आज 90वां जन्मदिन है। दलाई लामा के जन्मदिन पर धर्मशाला में एक भव्य कार्यक्रम चल रहा है। भारत सरकार से कई मंत्री कार्यक्रम में शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में शिरकत लेने के लिए पहुंचे हैं। दलाई लामा ने उत्तराधिकारी पर एक बड़ा ऐलान किया है। गार्डेन फोर्डन ट्रस्ट की उत्तराधिकारी का चयन करेगी। चीन ने दलाई लामा के ऐलान का विरोध किया। भारत ने कहा कि धार्मिक मामलों में दखल नहीं देंगे। दलाई लामा को उत्तराधिकारी चुनने का हक है, ये केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धर्मशाला के मैक्लोडगंज में आज जश्न है, उल्लास है और उत्साह की उमंग है। लेकिन इस जश्न के बीच दुनिया की नजरों का केंद्र एक फैसला बन चुका है जिस पर तिब्बती समुदाय का भविष्य जुड़ा हुआ है। दलाई लामा आज अपने 90वें जन्मदिन के मौके पर अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर सकते हैं। इतना ही नहीं, दलाई लामा के पुनर्जन्म को लेकर भी बड़ी घोषणा की उम्मीद जताई जा रही है और ये ऐलान सीधे तौर पर चीन की नीति और मंशा को चुनौती भी दे सकता है। दरअसल इस पूरे मसले पर चीन की बेचैनी भी साफ तौर पर नजर आ रही है। चीन ने कहा है कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी उसकी सहमति से चुना जाए। अगले दलाई लामा का चयन स्वर्ण कलश विधि से होना चाहिए। हालांकि दलाई लामा ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने दो टूक कहा कि चीन को इसका कोई हक नहीं। भारत भी इस फैसले में दलाई लामा के साथ खड़ा है। भारत ने भी दलाई लामा के फैसले का समर्थन किया है और कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता भारत का मूल सिद्धांत है। दलाई लामा को उत्तराधिकारी चुनने का पूरा अधिकार है। चीन के विरोध और भारत के समर्थन के बीच दलाई लामा ने यह भी साफ कर दिया है कि उनके उत्तराधिकारी का चयन उनकी संस्था गार्डेन फोर्डन ट्रस्ट करेगा और उनके पुनर्जन्म को मान्यता पर भी यही ट्रस्ट फैसला करेगा। दलाई लामा ने कहा उनका अगला अवतार स्वतंत्र देश में जन्म लेगा, जैसे हिमाचल, उत्तराखंड या लद्दाख में अगला अवतार जन्म लेगा। आइए आपको ये भी बताते हैं कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी चुनने की पूरी प्रक्रिया क्या होगी। गार्डेन फोर्डन ट्रस्ट उत्तराधिकारी का चयन करेगा। इस ट्रस्ट को 2015 में दलाई लामा ने स्थापित किया था।
ये ट्रस्ट तिब्बती बौद्ध परंपराओं के वरिष्ठ लामाओं के साथ मिलकर दलाई लामा के उत्तराधिकारी की खोज और चयन करेगा। पारंपरिक रूप से ये चयन पुनर्जन्म के आधार पर होता है। दलाई लामा ने विश्व भर में शांति, अहिंसा और करुणा का संदेश फैलाया है और अब उत्तराधिकारी को लेकर दलाई लामा का फैसला भारत के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि भले ये आध्यात्मिक नेतृत्व से जुड़ा फैसला हो, लेकिन इसके मायने कूटनीतिक और राजनीतिक भी हैं। ऐसे में आज धर्मशाला में होने वाला ये आयोजन तिब्बती बौद्ध समुदाय और उनके अनुयायियों के साथ भारत के लिए भी बेहद खास है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दलाई लामा के जन्मदिन पर किरण रिजिजू ने कहा है, दलाई लामा जो भी फैसला लेंगे हम उसका पालन करेंगे। भारत में तिब्बती समुदाय का सकारात्मक योगदान है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि आज दलाई लामा का 90वां जन्मदिन है। ऐसे में शामिल होने के लिए किरण रिजिजू वहां पर पहुंचे हुए हैं। उनकी तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं। भारत सरकार की ओर से भी उनकी तरफ से कहा गया है कि हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी फैसला दलाई लामा की तरफ से लिया जाएगा उसका पालन भारत में होगा। आपको बता दें कि मैक्लोडगंज में आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है और ऐसे में खास तैयारियां की गई हैं और तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं उनके जन्मदिन का हिस्सा बनने के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किरण रिजिजू पहुंचे हुए हैं दलाई लामा के जन्मदिन में शामिल होने के लिए। We feel blessed for his presence here in our country, which he regards as his Arya Bhumi. His Holiness the Dalai Lama profoundly calls himself the son of India, and he is one of the greatest ambassadors of the ancient Indian knowledge. As a devotee myself, and on behalf of all the millions of devotees across the world, I want to emphatically state that whatever decision taken by His Holiness the Dalai Lama, the established conventions and traditions, we will fully abide by it, and we will follow the directions and the guidelines to be issued from the institution of the Dalai Lama. I feel proud and I'm very fortunate to have closely followed His Holiness and his Dharma teachings and the words of wisdom for humanity. सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए रील बनाने का ट्रेंड आजकल के युवाओं पर इस कदर हावी हो गया है कि वो अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। चंडीगढ़ के सुखना लेक से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जहां मशहूर होने के लिए रील बनाते हुए स्टंट करना एक युवक पर भारी पड़ गया। मिनट की रिपोर्ट ब्रॉट टू यू बाय कैनरा बैंक। टुगेदर वी कैन। यह चंडीगढ़ की सुखना लेक है। यहाँ लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ घूमने फिरने, मौज मस्ती करने आते हैं, लेकिन यहाँ एक युवक ने रील बनाने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। सुखना लेक पर इस युवक को स्टंट करना महंगा पड़ गया। रील बनाने और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए युवक स्टंट कर रहा था, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया। देखते ही देखते युवक पत्थरों से टकराता हुआ लेक में जा गिरा। गनीमत की बात यह रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। स्टंट कर रहे युवक को पत्थर से टकराने पर कुछ चोटें जरूर लगी हैं, लेकिन इस हादसे ने उन लोगों को सबक दे दिया है जो रील के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। बताया जा रहा है कि जिस जगह युवक जानलेवा स्टंट कर रहा था, वहां से कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी है। पुलिस की टीम गश्त पर रहती है। बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं सुरक्षा पर सवाल खड़े करती हैं। बहरहाल सुखना लेक पर घूमने आए लोग भी इस जानलेवा स्टंट को देख हैरान रह गए हैं। एक मिनट की रिपोर्ट ब्रॉट टू यू बाय कैनरा बैंक। टुगेदर वी कैन।